हाय एवरीवन, क्या हाल चाल है। आज हम करेंगे कुछ एमसीक्यू रजिस्ट्रेशन चैप्टर से। आइए देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स आर यूज्ड फॉर रजिस्ट्रेशन। क्वेश्चन नंबर 1 है ये। कौन सा फॉर्म यूज करते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए? मैंने बताया आपको जीएसटी REG 01। इसके दो पार्ट होते हैं, पार्ट ए पार्ट बी, सब कुछ बताया हुआ है आपको। विद इन हाउ मेनी डेज अ पर्सन शुड अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन। कितने दिनों के अंदर अंदर अप्लाई करना होता है रजिस्ट्रेशन? जिस दिन भी वो रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल होता है, यानी जिस दिन भी उसका टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट को क्रॉस कर जाता है, उससे 30 दिनों के अंदर अंदर उसे रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर देना होता है। विद इन 30 days फ्रॉम विच ही बिकम्स लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? इसमें से क्या करेक्ट है जरा देखते हैं। वॉलंटरी रजिस्टर्ड पर्सन नॉट पॉसिबल अंडर जीएसटी। गलत बोल रहा है। वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन तो ले ही सकते हैं सेक्शन 25(3) में। वॉलंटरीली रजिस्टर्ड पर्सन नॉट लायबल टू कंप्लाई विद ऑल द प्रोविजंस ऑफ जीएसटी। अगर वॉलंटरी रजिस्टर्ड पर्सन है तो उसको जीएसटी के सारे प्रोविजन कंप्लाई नहीं करने पड़ेंगे। नहीं बेटा, एक बार तुम चंगुल में फंस गए जीएसटी के तो तुम्हारे ऊपर पूरा कानून लगेगा। ठीक है, तुम शौक से आओ चाहे मजबूरी से आओ, जीएसटी में आ गए तो पूरा। आप समझिए, शौक और मजबूरी हम क्या बोल रहे हैं। शौक मतलब वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन और मजबूरी मतलब सेक्शन 22 या 24, राइट। तो आप किसी भी वजह से जीएसटी में एक बार आ गए तो आपके ऊपर कानून तो पूरा ही लगेगा। तो ये बात भी गलत है। अ पर्सन मे गेट हिमसेल्फ रजिस्टर्ड वॉलंटरी एंड सेल कंप्लाई विथ ऑल द प्रोविजंस ऑफ जीएसटी। ये सही है। वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन ले सकते हो लेकिन कानून पूरा लगेगा तुम्हारे ऊपर। क्वेश्चन 4। पैन इशूड अंडर इनकम टैक्स एक्ट इज मैंडेटरी फॉर ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन। हाँ भाई, सही बात है। पैन के बिना तो रजिस्ट्रेशन मिलता नहीं है। इट इज वन ऑफ द डॉक्यूमेंट लिस्टेड। इट इज वन ऑफ द डॉक्यूमेंट लिस्टेड नहीं, वन ऑफ द नहीं है, मेन डॉक्यूमेंट है भाई साहब। यस बट नॉन रेजिडेंट पर्सन मे बी ग्रांटेड रजिस्ट्रेशन ऑन द बेसिस ऑफ एनी अदर डॉक्यूमेंट। कह रहा है हाँ भाई, जरूरी तो है पैन, लेकिन नॉन रेजिडेंट को कुछ और डॉक्यूमेंट के बेसिस पे भी दे सकते हैं। सही कह रहा है। पासपोर्ट के बेसिस पे ना नॉन रेजिडेंट को रजिस्ट्रेशन मिल जाता है जीएसटी का। ये सही है। फिर सी कह रहा है नो फॉर पर्सन हु आर रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स अंडर सेक्शन 51 शैल हैव टैन इन लिeu ऑफ पैन। हाँ, ये भी सही कह रहा है। जिनको टीडीएस सिर्फ काटना होता है जीएसटी का, वो पैन नंबर की जगह टैन नंबर के बेसिस पे भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। मैंने बताया था टीडीएस किसको काटना होता है। गवर्नमेंट एजेंसीज, गवर्नमेंट की डिपार्टमेंट्स, ये लोग को जब ठेका देते हैं काम कराने के लिए तो टीडीएस काटना होता है जीएसटी के तहत। ठीक है, एग्जाम्पल लिया था मैंने। जैसे जब हम टीडीएस वगैरह पढ़ाएंगे ना तब समझाएंगे ज़्यादा अच्छे से। ठीक है, तो जैसे गवर्नमेंट रोड बनवाने के लिए ठेका देती है। ठीक है, तो अब ठेकेदार का क्या करती है, टीडीएस काटती है। अंडरस्टूड। तो टीडीएस काटने के लिए भी रजिस्ट्रेशन कराना ही पड़ता है जीएसटी में उनको। तो जब वो रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो पैन की जगह टैन होगा तो भी चलेगा काम। तो ये भी सही है। तो बी और सी करेक्ट है। एन ई कॉमर्स ऑपरेटर शुड गेट रजिस्टर्ड इररिस्पेक्टिव ऑफ हिज थ्रेशोल्ड लिमिट। सही बोल रहा है। ई कॉमर्स ऑपरेटर को बिना थ्रेशोल्ड के रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। तो पहला आंसर है यस, सही लग रहा है ये तो। और भी पढ़ लेते हैं। नो, रिक्वायर्ड टू रजिस्टर ओनली इफ हिज एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड्स द थ्रेशोल्ड लिमिट। गलत है। इफ इज लोकेटेड इन नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट, ये कौन सी बात हुई। ही इज रिक्वायर्ड टू रजिस्टर इफ इज लायबल टू कलेक्ट टैक्स एट सोर्स एंड हिज एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड्स द थ्रेशोल्ड लिमिट। ये सब नहीं है। इररिस्पेक्टिव ऑफ टर्नओवर, ई कॉमर्स ऑपरेटर समझ गए ना। फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, इनको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है जीएसटी में इररिस्पेक्टिव ऑफ टर्नओवर। हालांकि इनके ऊपर जीएसटी पे करने की लायबिलिटी नहीं है। जीएसटी पे कौन कर रहा है? जीएसटी तो पे वो करेगा जो सेलर इनके यहाँ रजिस्टर्ड है, जो माल बेच रहा है। फ्लिपकार्ट अमेजॉन तो क्या करती है, बायर और सेलर को मिला रही है। फ्लिपकार्ट अमेजॉन माल नहीं बेचती है, मालूम है ना आपको। फ्लिपकार्ट पे सेलर होता है, अमेजॉन पे सेलर होता है, वो माल बेचता है। अंडरस्टूड। लेकिन ये फ्लिपकार्ट अमेजॉन को क्या करना पड़ता है, टीसीएस काटना पड़ता है। टीसीएस काट के जमा करना पड़ता है। अभी आप ये सब नहीं जानते, कोई चिंता की बात नहीं है। अभी एक चैप्टर ही है टीडीएस और टीसीएस का जिसमें आप ये सब सीखेंगे। तो उनको टीसीएस काटना पड़ता है, इसलिए जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। तो वो अपने सेलर को जब पेमेंट करते हैं, जैसे कोई भी माल फ्लिपकार्ट पे बिका तो हम कंज्यूमर है तो हम तो फ्लिपकार्ट को पेमेंट कर दिए। अब लेकिन माल जिसका बिका है फ्लिपकार्ट उसको पैसा देती है। तो जब उसको पैसा देती है तो टीसीएस काट लेती है। और टीसीएस उस सेलर के ना कैश लेजर में दिखाई देता है। जीएसटी का जो कैश लेजर पोर्टल में होता है उसमें दिखाई देता है। तो ये सब जमा करने के लिए ई कॉमर्स ऑपरेटर को जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है।
व्हाट इज द वैलिडिटी ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट? वैलिड टिल इट इज कैंसिल्ड। कभी कोई वैलिडिटी तो होती नहीं है इसकी। व्हाट इज द वैलिडिटी ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशूड टू कैजुअल टैक्सेबल पर्सन? कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन के रजिस्ट्रेशन का 90 दिन होता है, ठीक है, और या फिर ये मैक्सिमम 90 दिन होता है, और या फिर जो टाइम लिखा गया है उसके रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में, जैसे हम 40 दिन का अप्लाई करेंगे तो 40 ही दिन लिख के मिलेगा सर्टिफिकेट, ठीक है। तो 90 डेज फ्रॉम द इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन और पीरियड स्पेसिफाइड इन रजिस्ट्रेशन ये है। 180 दिन भी हो जाता है। एक्चुअली में क्या करना होता है, आपको 90 दिन के बाद वापस से एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करना पड़ता है, तब वो 90 दिन से और एक्सटेंड हो जाता है तो मिला के 180 दिन हो जाएगा। लेकिन एक बार में आपको 180 दिन का रजिस्ट्रेशन नहीं मिलता है, रजिस्ट्रेशन 90 दिन का ही मैक्सिमम मिलता है एक बार में। आप कम दिन का लेना चाहते हैं कम दिन का ले सकते हैं, मैक्सिमम 90 दिन का मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायर्स अमेंडमेंट इन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट? अमेंडमेंट क्यों कराना पड़ेगा? चेंज इन नेम ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन, हाँ, चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन, नाम बदल गया है करा सकते हैं। चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन बदल गया है तब तो न्यू रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ये हो गया प्रोप्राइटरशिप से पार्टनरशिप, तो यहां तो न्यू रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा ना। स्विचिंग ओवर फ्रॉम कंपोजिशन टू नॉर्मल स्कीम और वाइस वर्सा, हाँ भाई, कंपोजिशन से नॉर्मल हो रहे हो, नॉर्मल से कंपोजिशन हो रहे हो, तो भी सर्टिफिकेट में ये चेंज आना चाहिए। तो ए और सी में अमेंडमेंट अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन 9, व्हेन कैन अ वॉलंटरली रजिस्टर्ड पर्सन्स रजिस्ट्रेशन बी कैंसिल्ड? वॉलंटरली रजिस्टर्ड पर्सन, उसका रजिस्ट्रेशन कब कैंसिल हो जाएगा? पहला कह रहा है इफ अ पर्सन डज नॉट स्टार्ट बिजनेस विद इन 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, सही है ये बात। बिजनेस हैज बीन डिसकंटिन्यूड और ट्रांसफर टू एनी पर्सन, हाँ तब भी कैंसिल हो जाएगा। नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न फॉर अ कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ 6 मंथ और फॉर 3 कंसेक्यूटिव टैक्स पीरियड, 3, ये थोड़ा सा आंसर ही गलत लिखा है, और फॉर 3 मंथ फ्रॉम द ड्यू डेट इन केस ऑफ कंपोजिशन डीलर। कह रहा है कि अगर आपकी रिटर्न जमा नहीं हुई है पिछले 6 महीने की, रेगुलर डीलर के केस में 6 महीने तक की रिटर्न जमा नहीं हुई है, और या फिर कंपोजिशन के केस में जो ड्यू डेट थी उससे 3 महीने के अंदर अंदर जमा नहीं हुई, इनको क्वार्टरली जमा करना पड़ता है कंपोजिशन को, तो जो भी इनकी ड्यू डेट थी वहां से 3 महीने तक इसने रिटर्न नहीं फाइल की, तो मोटा मोटी कंपोजिशन वाले का भी 6 महीने से ज्यादा हो गया है रिटर्न जमा किए, और यहाँ पे तो है ये रेगुलर के लिए कि 6 मंथली रिटर्न होती है, तो इनकी 6 रिटर्न जमा नहीं हुई है तो कैंसिल हो जाएगा। ये कर लीजिएगा करेक्शन, ये गलत टाइप है यहाँ पे, ठीक है, और 3 मंथ फ्रॉम द ड्यू डेट, तो सारा करेक्ट है, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन 10 है, यूनिक आइडेंटिटी नंबर UIN will be allotted to the following person upon submitting an application. All taxable person can apply, only registered person can apply, a specialized agency of UNO, multilateral financial institution, consulate, embassy. C is the correct answer. 11, business which had centralized registration under old law. अच्छा, पहले जो पुराना कानून था जैसे सर्विस टैक्स था, ठीक है, वैट में तो स्टेट का रजिस्ट्रेशन होता था, लेकिन जैसे एक्साइज ड्यूटी भी पहले था ना, एक्साइज में, सर्विस टैक्स में, तो इसमें पूरे देश का एक ही कानून था, ये सेंट्रल लॉ का कानून था, तो एक ही रजिस्ट्रेशन होता था। तो जो लोग पहले सर्विस टैक्स में रजिस्टर्ड थे एक जगह, लेकिन अब वो 4 स्टेट से सप्लाई देते थे, तो रजिस्टर्ड तो पहले सर्विस टैक्स में एक ही जगह थे, एक ही रजिस्ट्रेशन था, क्या उनका मल्टीपल रजिस्ट्रेशन हुआ होगा? हाँ, अभी जीएसटी में तो मल्टीपल रजिस्ट्रेशन हुआ होगा उनका। तो कह रहा है जिसका सेंट्रलाइज रजिस्ट्रेशन था ओल्ड लॉ में, वो सेंट्रलाइज रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन करेगा जीएसटी लॉ में। अरे ऐसा नहीं होता, शैल ऑब्टेन सेपरेट रजिस्ट्रेशन इन ईच स्टेट फ्रॉम वेयर ही इज मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई, ये सही है। शैल ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन ऑन टेम्पररी बेसिस, क्यों? नीड नॉट अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन, अरे ऐसा नहीं है ये। Mr. A has started supply of goods in Delhi. He is required to obtain registration of his aggregate turnover. If his aggregate turnover exceeds how much? 40 lakh है,
Aggregate turnover includes taxable, exempt, export, sub, all of the above. Which of the following person compulsory required to obtain registration? किसको compulsory लेना पड़ेगा? Person making interstate supply, हाँ. Non-resident taxable person, हाँ. Casual taxable, हाँ. All of them. Which of the following are not liable for registration? इसमें से not liable कौन है? Any person engaged exclusively in supplying services wholly exempt from tax. हाँ, इसको नहीं करना आना रजिस्ट्रेशन. कैजुअल टैक्सेबल पर्सन इनको तो कराना होता है, तो ए इज द करेक्ट आंसर. रोहन टॉयज is a registered supplier of goods in Delhi. It intends to attend a 7 days business fair organized in Mumbai next month. दिल्ली का ये रजिस्टर्ड डीलर है रोहन टॉयज. 7 दिनों का मेला लग रहा है मुंबई में अगले महीने, ठीक है, जहां पे रोहन का कोई बिजनेस प्लेस नहीं है मुंबई में. एग्जामिन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू फॉर रोहन टॉयज. ए, रोहन टॉयज इज नॉट रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन इन मुंबई. उसको रजिस्ट्रेशन लेना ही नहीं है, गलत बात है. कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा. रोहन टॉयज हैज टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन एज कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, ये सही है. रोहन टॉयज हैज टू ऑब्टेन यूआईएन. अरे यूआईएन इनको ये लिए थोड़ी ना होता है, वो तो एम्बेसी वगैरह के लिए होता है. तो बी इज द करेक्ट आंसर. रेवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन कैन बी मेड विद इन. रेवोकेशन 30 दिनों के अंदर अंदर हो सकता है, ठीक है. डेप्यूटी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर 30 दिन को ये 60 दिन बना सकते हैं, उनसे रिक्वेस्ट कर लोगे तो. और अगर कमिश्नर के पास चले गए तो 30 दिन और पड़ जाएगा, 90 दिन तक का समय मिल सकता है. अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ बिजनेस प्रीमाइसेस मैंडेटरी. जब आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो फिजिकल वेरिफिकेशन की कब जरूरत पड़ जाती है? तो फिजिकल वेरिफिकेशन की जरूरत डिस्क्रिशनरी पावर है, मतलब प्रॉपर ऑफिसर का मन करेगा तो आएगा देखने, नहीं तो नहीं आए, ठीक है. इसका कोई कानून नहीं है. जो रजिस्ट्रेशन कर रहा है उसका मन करेगा कि आके देखेंगे तो वो चला आए. तो पहला पॉइंट वही लिखा हुआ है कि फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ बिजनेस प्रीमाइसेस डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ प्रॉपर ऑफिसर. बहुत सारे केस में वो लोग रजिस्ट्रेशन दे देते हैं, उसके बाद आते हैं, ठीक है. और बहुत सारे केसेस में आते हैं फिर देते हैं रजिस्ट्रेशन, बहुत सारे केस में आते ही नहीं है. तो सब उनकी मर्जी है, ठीक है. सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर. आपने एमसीक्यू भी देख लिया एंड यू हैव कंप्लीटेड विद रजिस्ट्रेशन चैप्टर.